हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रैंक बूस्टर सीरीज। तो इस सीरीज का ए6 लेक्चर है और इसमें मैंने जेईई मेन के कंसेप्चुअल पीवाईक्यू को इंक्लूड किया हूं, जो हो सकता है अपने को अप्रैल अटेम्प्ट में डायरेक्ट पेपर में दिख जाए। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है टू कॉम्प्लेक्सेस CrH2O का होल 6Cl3, इसको ए बोल रहा है, एंड CrNH3 का होल 6Cl3 बी आर वॉयलेट एंड येलो कलर्ड। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स ए है इसको बोल रहा है वॉयलेट कलर का है, और कॉम्प्लेक्स जो बी है इसको बोल रहा है कि ए है येलो कलर का। उसके बाद बोल रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम इज। तो इन कॉम्प्लेक्स के बारे में अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान देना होता है, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक यहीं पे हो जाता है। तो आगे देखो, फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा है यहाँ पे डेल्टा ओ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनर्जीज ऑफ वायलेट एंड येलो लाइट रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है ए कॉम्प्लेक्स के लिए जो इस डेल्टा ओ निकालोगे स्प्लिटिंग एनर्जी वायलेट कलर से निकाल देंगे, वायलेट कलर के एनर्जी से। और बी जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल दोगे येलो लाइट के एनर्जी से। तो देखो, जिस कलर का कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उस कलर के एनर्जी से स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं निकाल सकते हो। सुन लो, कॉम्प्लेक्स जिस कलर का दिखाई दे रहा है उस कलर से स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं निकालते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर से स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मान लो यहाँ पे अपने को दिया है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो T2G और Eg के सेट में d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। और T2G या Eg में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन के लिए यहाँ से क्या करेगा, लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो उस एनर्जी को तो इसने क्या कर लिया, छुपा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसको अपने पास रख लिया। तो अब यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसमें वो एनर्जी क्या होगा, मिसिंग। जिसको एब्जॉर्ब किया है वो मिसिंग होगा यहाँ से, मिक्सिंग नहीं, मिसिंग होगा यहाँ पे। तो देखो, अब मिसिंग होगा वो कलर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखाई देगा। जैसे देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, तो देखो लाइट इस पे गिरा, रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ से जो दिखाई देगा रेड का कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई देगा। और अपने को कॉम्प्लीमेंट्री कलर आना चाहिए। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील है। तो यहाँ पे देखो, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ग्रीन। तो यहाँ से अगर लाइट गिरा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो इसमें सभी कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, विवग्योर, ये होता है कि नहीं, विवग्योर। तो इसमें तो व्हाइट लाइट है तो सभी कलर है, और इस ऑब्जेक्ट ने रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो रेड कलर एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बी, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, सब रिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन बेचारा आर को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो रेड कलर तो होगा नहीं। अब देखो, वायलेट इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, येलो। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक दूसरे को कलरलेस कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। ये जो ब्लू है, ब्लू कलर, उसका देखो कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज है, यहाँ देखो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज है, तो ब्लू कलर से ऑरेंज कलर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। बच गया ग्रीन, समझे, बच गया ग्रीन। तो हुआ क्या, रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, देखो रेड कलर को एब्जॉर्ब किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा ग्रीन, समझे। तो यहाँ पे जो अपने को कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, जैसे ए में क्या दिखाई दे रहा है, वॉयलेट, तो वॉयलेट दिखाई दे रहा है, लेकिन भैया इसने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब नहीं किया है, एब्जॉर्ब किया है वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री। जो कि देखो, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, येलो, और वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो है। तो येलो कलर यहाँ से एब्जॉर्ब करके डी से डी में जंप किया है, डी डी ट्रांजिशन किया है। और जो कलर एब्जॉर्ब करके डी डी ट्रांजिशन कर रहा है, इसी इसी कलर के करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगा, समझे, जो एनर्जी आएगा वो स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर होता है। तो जो कलर एब्जॉर्ब करके
जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब करके डी ट्रांजिशन कर रहा है वहां से डिटरमाइन होता है स्प्लिटिंग एनर्जी, न कि जो कलर अपने को दिखाई देता है। तो जो कलर दिखाई देगा उससे स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन उसके कम्प्लीमेंट्री से कर लेते हैं, समझे। तो जो फर्स्ट वाला है तो इनकरेक्ट हो गया, और अपने को क्या बताना था, इनकरेक्ट ही बताना था, तो आंसर भी अपना यही हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। देखो बोथ आर पैरामैग्नेटिक विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कैलकुलेट करो, इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये तो सही ही है। और थर्ड में बोल रहा है डेल्टा ओ वैल्यू फॉर ए इज लेस देन डेट ऑफ बी। तो ए में जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे देखो वीक फील्ड लिगेंड है, H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा, ये भी करेक्ट है। फोर्थ वाला भी करेक्ट होगा, क्योंकि अपने को इनकरेक्ट तो मिल चुका है ना ऑप्शन 1 में। तो देखो फोर्थ में बोल रहा है बोथ एब्जॉर्ब एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू देयर कम्प्लीमेंट्री कलर, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। जो भी कलर एब्जॉर्ब करेंगे, जिस कलर का दिखाई दे रहा है उसका कम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो अपने को इनकरेक्ट बताना था। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना कि कम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है, जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा उसका कम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, और लिस्ट 2 में बोल रहा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो देखो अपने को दो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल को इस वीडियो में कवर कर देंगे, और जो दूसरे टाइप का आइसोमेरिज्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें, तो इसमें मेनली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप के होते हैं उसको देख लो, समझ लो क्या होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, या फिर हाइड्रेट हाइड्रेट या फिर सोलवेट आइसोमेरिज्म, या फिर हो सकता है लिंकेज आइसोमेरिज्म हो लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर लिंकेज नहीं तो हो सकता है कि कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म हो, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। और एक बहुत लेस कॉमन है लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो देखो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो अपना कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहेगा, ऐसे मान लो दिया है CONH3 होल फोर्थ, यहाँ पे Br2Cl। तो देखो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में ध्यान देना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है इसके अंदर भी एनायन होगा, समझ गए, और एक बाहर काउंटर आयन होगा। ये नॉर्मल आयन है, अंदर वाला आयन जो है लिगेंड है। तो अगर लिगेंड जो है एनायनिक है और काउंटर आयन भी एनायनिक है, तो ये अपना पोजीशन अगर इंटरचेंज कर लें, अपना पोजीशन इंटरचेंज करें, तो जो बनने वाला नया कंपाउंड होगा उन देखो जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, उसको लिख सकते हैं CONH3 होल फोर्थ, यहाँ पे Br, एक Cl अंदर आया तो एक Br जो है ब्रोमाइड बाहर गया। तो मान लो ये इनिशियल कंपाउंड अपना A था, और ये इंटरचेंज करने के बाद B बना। तो इनमें रिलेशन क्या है, उस रिलेशन का नाम बताओ। तो उस रिलेशन का नाम क्या होगा, जो इनमें रिलेशन है, बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर है। समझ गए कैसे आइसोमर है, आयनाइजेशन आइसोमर। और इस फिनोमिना को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इनमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी जो लिगेंड है वो एनायनिक हो, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो काउंटर आयन है वो भी एनायनिक हो, और ये अपना पोजीशन इंटरचेंज करके आयनाइजेशन आइसोमर बना सकते हैं, समझे। इनको पानी में मिलाएंगे तो देखो ए वाला जो है वो क्लोराइड आयन देगा, और बी वाला जो, अगर बी वाले को पानी में मिलाएंगे तो ये ब्रोमाइड आयन देगा, समझे। और कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स स्फेयर है वो तो देगा ही, यहाँ पे डब्बे पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर भी डब्बे पे प्लस चार्ज होगा। तो पहला वाला जो ए है वो क्लोराइड आयन देगा। तो आगे बोल सकता है कि AgNO3 के साथ कैसा पीपीटी देगा, तो ए वाला जो है AgCl का वाइट पीपीटी देता है, और जो ब्रोमाइड है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ कैसा पीपीटी देगा,
तो AgBr लाइट लाइट येलो कलर का पीपीटी देगा। तो समझे, यहाँ पे ऐसे दोनों का प्रॉपर्टी अलग है, ए और बी का, इसलिए आइसोमर बोलते हैं इनको। तो ध्यान देना, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की जब भी बात करें तो कंडीशन चेक कर लेना, डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर दोनों एनायनिक लिगेंड होने चाहिए और वो अपना पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, समझे। और पोजीशन इंटरचेंज करके आयनाइजेशन आइसोमर बना सकते हैं। चलो, अब देखते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, एक कम से कम पानी होना चाहिए H2O एज ए लिगेंड, और जो बाहर है काउंटर आयन कम से कम एक प्रेजेंट होना ही चाहिए, समझे। तो काउंटर आयन जो है पानी के साथ अपना पोजीशन इंटरचेंज करेगा, तो जो बनने वाले आइसोमर हैं उनमें जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सोलवेट आइसोमेरिज्म। तो देखो, एक पानी को एक Cl- के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, दो पानी को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन तीनों पानी जो है H2O, तीन H2O लिगेंड को तीन क्लोराइड से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो देखो दिक्कत क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझो, H2O3 और Cl तीन क्लोराइड को अंदर ले गए और तीन पानी को अगर बाहर ले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसको हाइड्रेट आइसोमर में काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब डब्बे पे कोई चार्ज नहीं है, डब्बे पे चार्ज है जीरो, तो पानी रुकेगा क्यों, पानी इसके साथ रुकेगा नहीं, समझ गए। तो यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करना है हाइड्रेट आइसोमर में। अदरवाइज अगर हम चाहते हैं तो एक पानी को रिप्लेस कर सकते थे या दो पानी को। देखो, एक पानी को रिप्लेस करेंगे क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा, H2O का यहाँ पे 5 H2O मोलिक्यूल रह जाएंगे, एज ए लिगेंड काम करेंगे, और एक क्लोराइड अंदर आया और यहाँ से दो क्लोराइड बाहर रहेंगे, और एक वाटर मॉलिक्यूल चला गया बाहर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरफ काम करेगा, अब लिगेंड नहीं है ये वाला। तो देखो इसमें होता क्या है, डब्बे पे यहाँ पे 2+ चार्ज है, डब्बे पे 2+ चार्ज है, और जो क्लोराइड आयन है ये भी निगेटिव चार्ज है, दो निगेटिव चार्ज है और दो ही पॉजिटिव चार्ज है इसमें। तो पानी क्या होता है, इनके साथ अट्रैक्शन फील करता है और इनके साथ रह जाता है, समझे, डाइपोल आयन इंटरेक्शन लगता है। तो अगर कभी भी हाइड्रेट आइसोमर बनाना तो चेक कर लेना कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल होगा तो उसको हाइड्रेट आइसोमर में काउंट मत कर लेना। तो बस अपने को इसमें बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तब तो सिंपल सा केस है, देख लो डब्बे के अंदर पानी हो और डब्बे के बाहर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एनायनिक लिगेंड हो, तो ये देखो, ये वाला हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सोलवेट आइसोमेरिज्म का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या चेक करना होता है, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखना कि एम्बी डेंटेड लिगेंड है क्या, एम्बी डेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर पहचान गए तो फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड अपने को आना चाहिए, जैसे मान लो साइनाइड हो गया Cn-, यहाँ पे साइनेट हो गया OCn, थायोसाइनेट हो सकता है HCN। अच्छा, ऑक्सीजन को अगर सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं ना तो थायो वर्ड लगा देते हैं, थायोसाइनेट। जैसे नाइट्राइट हो गया NO2, थायोनाइट्राइट, एक ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दो, एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे थायोनाइट्राइट हो गया। ऐसे बहुत सारे अपने को क्या मिल सकते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड मिल सकते हैं। तो जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा उसमें डोनर साइड दो होता है, समझे, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो होगा क्या कि कभी, जैसे मान लो साइनाइड है, तो साइनाइड में देखोगे तो कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ कार्बन बॉन्ड बना सकता है, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं जिसमें मेटल के साथ कार्बन 9 बॉन्ड बना के, मतलब कार्बन नहीं बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी अलग अलग हो रहा है कि नहीं, कनेक्टिविटी अलग अलग है, और कनेक्टिविटी अलग अलग होता है तो उसी को तो बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सो करते हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी अलग अलग हो जाता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में फैसिलिटी है, क्योंकि डोनर साइड एक से ज्यादा है, कभी कोई डोनेट करेगा कभी कोई डोनेट करेगा। और यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है।
देखोगे तो कैटायन जो होगा और एनायन जो होगा दोनों कोऑर्डिनेशन स्फेयर होंगे, मतलब कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, तो उसमें हमेशा कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में और जैसे यहाँ पे देखो कैटायन भी है एनायन भी है, दोनों क्या है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हैं, तो यहाँ तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकता है, बोल देगा कितने कोऑर्डिनेट आइसोमर बनेंगे, समझे। ऐसा क्वेश्चन अगर बना दिया तो देखो सेंट्रल एटम को देखो, अगर सेंट्रल एटम्स अलग अलग है तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो इसके कितने कोऑर्डिनेट आइसोमर बन जाएंगे 6। अगर सेंट्रल एटम सेम रहता है, जैसे मान लो दोनों साइड कोबाल्ट कर देता है या दोनों कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में सेंट्रल एटम को एक ही कर देता, क्रोमियम कर देता, तो फिर क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ कर दोगे, समझ गए। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन आइसोमर मिल जाएंगे, समझे। तो अगर टोटल नंबर कैलकुलेट करना हो तो देखना अलग अलग सेंट्रल एटम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर कर देना, और अगर सेंट्रल एटम सेम हो गया तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ कर देना। तो चलो इतना इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली बन जाएगा, और आने वाले कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। तो चलो इसको देखते हैं फर्स्ट का किससे मैच होगा। देखो फर्स्ट का तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, तो ए का जो है थर्ड के साथ मैच होने वाला है, और देखो ए का थर्ड के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया, समझे। बाकी भी चेक कर सकते हो। बी में देखो यहाँ पे जो NO2 है वो NO2 माइनस है, नाइट्राइट है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा लिंकेज, तो बी का मैच होगा फर्स्ट के साथ, देखो बी का फर्स्ट के साथ मैच है। सी में देखो H2O लिगेंड है तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलेंगे या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, समझे। तो सी का सेकंड के साथ मैच है, देखो सी का सेकंड के साथ, और डी जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है सिस। अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं तो सिस फॉर्म हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, इस बात को याद रखना, आगे भी सीखेंगे हम लोग। डी का 4 के साथ मैच हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। अच्छा, लिस्ट वन में देखो कंपाउंड यहाँ पे दिया है क्लोरोफिल, विटामिन B12, एंटी कैंसर ड्रग और ग्रुप्स कैटलिस्ट, और लिस्ट टू में मेटल दिया है यहाँ पे रुदेनियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें अपने को बताना है कि सेंट्रल एटम कौन होगा। तो देखो क्लोरोफिल में याद कर लेना जिसको नहीं पता होगा, जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है मैग्नीशियम, समझे। सेंट्रल एटम होता है मैग्नीशियम। विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। एंटी कैंसर ड्रग जो होता है ये सिस प्लेटिन होता है, समझे। प्लेटिन, सिस प्लेटिन, मतलब यहाँ पे सिस फॉर्म अगर लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स का NH2 NH2, तो ये एंटी कैंसर है, समझे, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो सिस यहाँ पे लिख रहा है एंटी कैंसर ड्रग के लिए जो यूज होता होगा उसमें सेंट्रल एटम कौन है प्लेटिनम, तो यहाँ से सी को सेकंड के साथ मैच कराना था, यहाँ पे प्लेटिनम आएगा, समझे। और ग्रुप्स कैटलिस्ट हो गया जो, तो ये ग्रुप्स कैटलिस्ट में जो सेंट्रल एटम होता है वो रुदेनियम है, समझ गए। रुदेनियम, रुदेनियम बेस्ड बहुत सारे कैटलिस्ट जो बनते हैं, तो ग्रुप्स नाम का साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए ग्रुप्स कैटलिस्ट बोलते हैं, रुदेनियम बेस्ड कैटलिस्ट है ये। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए का 4 के साथ मैच होगा, ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा 4 के साथ, बी का देखो थर्ड के साथ मैच किया, क्या बी का थर्ड के साथ, और सी का होगा सेकंड के साथ, और डी का हो जाएगा फर्स्ट के साथ, तो यहाँ से ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, समझे। तो ऐसे इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी कैंसर ड्रग्स, ये अप्रैल अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं ये सिस्प्लेटिन जरूर दिखेगा अपने को, ये सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है, समझ गए, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है
द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स MnCl6 3 माइनस रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे जो अपने को कॉम्प्लेक्स दिया है इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोल रहा है। तो देखो, जब भी हाइब्रिडाइजेशन आए क्या करो, CFT अप्लाई कर देना। अगर क्वेश्चन में बोले VBT से बताओ तो भी क्या करना, CFT ही अप्लाई करके आंसर निकाल देना। तो यहाँ पे CFT से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। यहाँ पे मैग्नीज जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आर्गन 3D, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करा सकते हो, बहुत फास्ट मन में हो सकता है, एग्जाम में इतना बनाना नहीं होता है, डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्प्लिटिंग करा के इलेक्ट्रॉन भर के चेक कर सकते हो फटाक से, विद इन ए सेकेंड, समझे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरो और देखो क्लोराइड आयन है, वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं कराना है यहाँ पे। तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ये 3D में पेयरिंग हुआ नहीं, 3D ये देखो 3D से अब कोई ऑर्बिटल नहीं ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे बगल में कौन पड़ा होगा, 4s 4p और 4d। 4d के तो 5 ऑर्बिटल ऐसे होंगे, 4d। तो यहाँ पे देखो अब होगा क्या, 4s से एक ऑर्बिटल लेंगे, 4p से 3 और 4d से 2 ऑर्बिटल लेंगे और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाता है sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आएगा, sp3d2 और 4 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मोल ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला MCl3.2L on reaction with excess of silver nitrate gives 1 mole of AgCl. The denticity of ligand L is, समझे। यहाँ पे डेंटिसिटी पूछ रहा है लिगेंड का। तो सबसे पहले देखो इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल लिए MCl3.2L और सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक्सेस में क्या किए, सिल्वर नाइट्रेट तो एक्सेस में है। अब एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट मिला है तो पीपीटी कितना मिला, क्वेश्चन में बोल रहा है AgCl का जो पीपीटी मिला 1 मोल मिला, समझे, 1 मोल पीपीटी मिला। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हम बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही क्लोराइड आयन क्या था, एक ही क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था, समझे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 1 मोल लिए हो, तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए हो तो 1 मोल क्लोराइड आयन मिला और 1 मोल क्लोराइड आयन जो है Ag+ के साथ मिलके 1 मोल AgCl का पीपीटी देगा। तो यहाँ से अपने को क्लियर हो गया कि क्लोराइड आयन तो 1 मोल ही है बाहर। इसका मतलब मेटल जो सेंट्रल एटम है उसके देखेंगे उसके साथ 2 क्लोराइड आयन लिगेंड की तरह काम कर रहा है, उसके मेटल से कनेक्ट है एज ए लिगेंड। और जो L2 है ये भी 2 न्यूट्रल लिगेंड है तो अंदर ही रहेगा और एक क्लोराइड आयन बाहर है, कॉम्प्लेक्स ऐसा है। और उसके बाद देखो बोल रहा है ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए ये जो लिगेंड है इसका डेंसिटी कितना होना चाहिए, 2, समझे। अगर बाइडेंटेड लिगेंड होगा तभी तो जाके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। यहाँ पे देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है तो क्या करोगे, डेंसिटी जो लिगेंड का है उसको 6 करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिगेंड होगा वो बाइडेंटेड होगा, एक इधर से कनेक्ट होगा, इधर से कनेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसे, और 2 क्लोराइड आयन है तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, कहीं पर भी सिस बनाओ या ट्रांस बनाओ। तो कुल मिला के लिगेंड का डेंसिटी कितना आ रहा है, यहाँ से लिगेंड का जो डेंसिटी आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड बाईयूरेट इज। अच्छा बाईयूरेट क्या होता है, इतना कॉमन लिगेंड तो है नहीं। तो देखो बाईयूरेट जो है यूरिया का 2 मोल लेके कंडेंसेशन कराने से बनता है। जैसे यहाँ पे देखो अगर हम यूरिया लेते हैं यहाँ पे NH2CO NH2, यूरिया का 2 मोल लो यहाँ पे NH, यहाँ पे यूरिया का 2 मोल लेंगे
और यहाँ से कंडेंसेशन जब कराएंगे तो होता क्या है, यहाँ से एक अमोनिया गैस रिलीज होगा। मोलिक्यूल का जो लॉस होगा वो होगा अमोनिया, यहाँ से अमोनिया गैस निकल जाएगा। और जो बनेगा यहाँ पे जो बन रहा है कंडेंसेशन के बाद, इसी को बोलते हैं बाईयूरेट। इसको बोलेंगे बाईयूरेट। तो देखो, इस बाईयूरेट का अगर डेंसिटी की बात करोगे तो जैसे लग रहा है कि इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 3 अमोनिया के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है तो 5 हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखो, या तो दोनों ऑक्सीजन डोनेट करते हैं लोन पेयर सेंट्रल एटम को, या फिर टर्मिनल वाले नाइट्रोजन जो है ये डोनेट करके दोनों नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी की बात करोगे तो दो ही होगा, समझे, या तो दोनों ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे या टर्मिनल वाले दोनों नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, समझे। और ये बायूरेट टेस्ट में यूज होता है, ये वाला बायूरेट टेस्ट भी होता है, तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो इसकी डेंसिटी कितना हो जाएगा, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 bm, स्पिन ओनली वैल्यू बताना है अपने को। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm नहीं है, बोर मैग्नेटॉन। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया यहाँ पे 1, समझे। डेसिमल के पहले, दशमलव के पहले जो भी लिखा है इंटीजर, ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अपने को बताना है कि कौन सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक नहीं है। यहाँ पे देखो वो, यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है। तो देखेंगे इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मींस इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटॉन आएगा। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपर +1 में है और कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 आ जाएगा। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, सेकंड ही बन गया। और अगर थर्ड को चेक करना है तो देखो इसमें n का वैल्यू 1 आ जाता है और यहाँ पे O2 प्लस में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो देखोगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आएगा 1.73 फॉर मैग्नेटॉन, समझे। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सीखे कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया रहे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो डायरेक्ट अपने को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 दिया है, NiCN4 2- इज ए स्क्वायर प्लेनर एंड diamagnetic complex with DsP2 hybridization for nickel, but NiCO4 is tetrahedral पैरामैग्नेटिक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, एंड विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन निकल। तो देखो स्टेटमेंट 1 में कुछ बातें सही है कुछ बातें गलत है, मीन्स इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा स्टेटमेंट को पढ़ते ही कि कौन स्क्वायर प्लेनर है कौन टेट्राहेड्रल है। तो देखो, जब भी 3D सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले देख लो, यहाँ पे जिंक कैडमियम Hg, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब भी बनाएंगे हमेशा टेट्राहेड्रल बनाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये फिक्स है, कंफर्म है इनका। और उसके बाद देखो, अगर 3D सीरीज का कोई मेटल है, समझ गए, तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर 3D सीरीज का मेटल है, 3D सीरीज का कोई मेटल है, तो वीक फील्ड लिगेंड के साथ टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगा और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी होगा, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उस केस में, समझे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ ये ज्योमेट्री है, ये जो है ज्योमेट्री या शेप बोलो। तो 3D सीरीज के साथ ये खेला हो गया। अब 4D और 5D सीरीज का कोई सेंट्रल एटम होगा, 4D 5D सीरीज का सेंट्रल एटम। अच्छा, कैडमियम और Hg को मत इंक्लूड कर लेना। तो यहाँ पे 4D 5D सीरीज का कोई मेटल होगा, तो लिगेंड चाहे मर्जी वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हमेशा क्या बनाओगे, DsP2 और ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर, SP नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर। चलो, तो यहाँ पे देखो ऐसे ही पढ़ के बता सकते थे, निकल 3D सीरीज का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 3D सीरीज का, और देखो 3D सीरीज का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या बनेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनर शेप है या ज्योमेट्री बोलो। और यहाँ पे देखेंगे तो 3D8 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल 2 प्लस का, निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो 3D8 है। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग कराएंगे यहाँ पे, अगर स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग कराते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराते हुए भरो, तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं यहाँ पे, 5 6 7 8, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, मीन्स डायमैग्नेटिक। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो करेक्ट बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे NiCO4 के साथ क्या होता है, NiCO4 में यहाँ पे टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो आता है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, समझे। इसको BBT से कैलकुलेट कर लेंगे। होता क्या है, जो यहाँ पे 3D है, यहाँ पे इसका 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर NiCO4 को चेक करोगे तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 है, और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होता है, 4s का इलेक्ट्रॉन भी 3D में ही जंप कर जाता है, तो यहाँ पे 3D10 हो जाता है, और 3D10 फुली फिल्ड हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। इसको VBT से कर लेना, कार्बोनिल कंपाउंड का जो भी क्वेश्चन है उसको वैलेंस बॉन्ड थियरी से ही करते हैं, समझे। तो यहाँ पे देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, और यहाँ पे लिखा है पैरामैग्नेटिक, मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। सेकंड देखो, सेकंड बोल रहा है NiCl4 3D के साथ वीक फील्ड लिगेंड, तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। एंड NiCO4 बोथ हैव सेम d इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, d इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सेम है क्या, तो यहाँ पे देखो इसमें तो 3D8 है और इसमें आया था 3D10, मीन्स ये गलत बोल रहा है, बोथ हैव सेम डी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, यहीं पे गलत बोल दिया। आगे बोल रहा है हैव सेम ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ पे सेम डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो नहीं है, आगे का बात फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया, इनकरेक्ट, मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा थर्ड वाला, यहाँ सेकंड बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अच्छा, लिस्ट 1 में देखो कॉम्प्लेक्स लिखा है और लिस्ट 2 में हाइब्रिडाइजेशन दिया है। तो लिस्ट 1 में देखो NiCO4, अभी हम लोग इसको चेक किए हैं, ये क्या बनेगा, sp3 टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे ए का तो फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। ये देखो 3D के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे DsP2 आएगा, मतलब इसका फोर्थ के साथ मैच हो गया। अब देखो ए और बी से क्या क्वेश्चन बन जाएगा, क्या ए का फर्स्ट के साथ मैच है और बी का फोर्थ के साथ, तो देखो दो दो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो COCN6 3 तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो +3 आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा आर्गन 3D6। अब देखो 3D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कराओ और पेयरिंग कराओ, समझे। डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करा के इलेक्ट्रॉन भरोगे तो यहाँ पे अपने को सारे पेयर हो जाएंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड हो गए। तो यहाँ पे देखो अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, 3D हो गया, ये बगल में 4s, यहाँ पे 4p है, तो ये 4s है, तो देखो होगा क्या, d के इनर d ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे, यहाँ पे हमें d के 2 ऑर्बिटल चाहिए D2sp3 के लिए, तो यहाँ से दो ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। तो जो C वाला है इसका मैच होगा थर्ड के साथ, C का मैच हो गया थर्ड के साथ,
तो देखो यहाँ सेकेंड ऑप्शन में सी का थर्ड के साथ मैच है और डी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। डी को चेक कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स दिया है और उसका लिस्ट टू में हाइब्रिडाइजेशन दिया है। तो यहाँ पे देखो PtCl4 2 माइनस, यहाँ पे देखो ये प्लेटिनम कहाँ पे है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। अगर बात करते हैं तो ये 5D सीरीज में आता है। और देखो 5D सीरीज में है तो लिगेंड कोई सा भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड हमेशा क्या बनेगा, DsP2। तो ए का तो सीधे मैच कर जाएगा थर्ड के साथ, ए का थर्ड के साथ, इन सब में दिया है ए का थर्ड, 2 और 3 में दिया है ए का थर्ड। अब देखो Br F5, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका तरीका भी सीख चुके हैं। यहाँ पे Br, देखो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड आएगा और 5 सराउंडिंग एटम है या 5 सिग्मा बॉन्ड बोलो, और एक Br पे लोन पेयर आ जाएगा तो स्टेरिक नंबर 6 है, और 6 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। समझ गए, यहाँ जो पी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं ना, पी ब्लॉक के मॉलिक्यूल, उसमें कभी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, हमेशा क्या आता है sp3d2। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर स्टेरिक नंबर 6 हुआ तो हमेशा sp3d2 लिखेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो बी का मैच कर जाएगा 4 के साथ। तो बी का 4 कहाँ पे लिखा है, सिर्फ यहीं पे लिखा है बी का 4, मीन्स क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल रहा है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन NaCO BPy बाई pyridine Cl4। यहाँ पे देखो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है इसमें बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल एटम का, इसका सम बताओ, मैग्नीट्यूड लो, प्लस माइनस जो भी हो मैग्नीट्यूड लो, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। तो यहाँ पे देखो अगर कोबाल्ट का चेक करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेक करोगे, तो अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया है तो क्या करो, सोडियम फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप का मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। कोबाल्ट का नहीं पता है तो X मान लो। और देखो बाईपिरिडीन जो है ये न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे चार्ज 0 है। और जो क्लोराइड है यहाँ पे इस पे -1 चार्ज होता है, तो 4 क्लोराइड की वजह से -4 हो गया। और टोटल चार्ज को क्या कर देंगे 0, क्योंकि मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3। ये सब डायरेक्ट पता होना चाहिए, देख के ही आंसर आना चाहिए कि +3 इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। और देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो 4 क्लोराइड के वजह से 4 आएगा, 4 बॉन्ड बनेगा। और बाईपिरिडीन जो है ये 2 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है। देखो सेंट्रल एटम के साथ ये कैसे कनेक्ट होगा, ऐसे। तो अकेले बाईपिरिडीन जो है दो दो बॉन्ड बना लेगा। तो सेंट्रल एटम टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे देखो 6, तो 4 तो क्लोराइड के वजह से बना लेगा, और 2 बाईपिरिडाइल पिरिडीन के वजह से। तो यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, मीन्स यहाँ पे लिखो 6। तो 6 + 3 कितना आ रहा है 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है रिएक्शन ऑफ COH2O का होल 6 2+ विथ एक्सेस अमोनिया एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन result into a diamagnetic product. The number of electrons present in T2g orbital of product is। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा है COH2O का होल 6 2+, और इसका रिएक्शन करा रहा है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ। अमोनिया को एक्सेस में लिया है और यहाँ पे O2 प्रेजेंट है। अच्छा O2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, समझ गए। और जो कोबाल्ट यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कर देगा +3 में, और कोबाल्ट ऑक्सीडाइज हो गया +3 में। और एक्सेस में अमोनिया लिया है तो देखो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डी ब्लॉक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो पानी है पहले से कॉम्प्लेक्स बनाया था वो तो अमोनिया के रेस्पेक्ट में वीक ही है, तो पानी को, हर एक पानी के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देना है अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा
वो हो जाएगा CuNH3 का होल 6, यहाँ पे आ गया 3+। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसके T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसका T2G में कैसे इलेक्ट्रॉन बताएंगे? तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कराओ और 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। यहाँ पे देखो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा। तो पेयरिंग कराने के बाद कितने पेयर बनेंगे? सब तो पेयर हो गए, 3 पेयर बन गया। और यही होता है T2G सेट, ये होता है इजी। तो देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और EG में है 0। तो T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एमंगस्ट FeCl3 डॉट 3H2O K3FeCl6 and CONH3 का होल 6Cl3, the spin only magnetic moment value of inner orbital complex that absorb light at shortest wavelength is। तो यहाँ पे देखो तीन तीन कॉम्प्लेक्स दिया है और बोल रहा है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अपने को बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का बताना है जो एब्जॉर्ब करे लाइट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब उसमें स्प्लिटिंग क्या होगा? ज्यादा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब ज्यादा एनर्जी के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ज्यादा एनर्जी के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होने के लिए यहाँ पे देखो डेल्टा वो अपने को ज्यादा वाला प्रीफर करना है। तो यहाँ पे देखो चेक करेंगे तो यहाँ पे तो ये वाला पहला वाला कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे जो सेकेंड वाला है और थर्ड वाला है यही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं। तो देखो अगर सेकेंड में चेक करते हैं तो सेकेंड वाला ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d5। और जो यहाँ पे थर्ड वाला कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d6। तो देखो ये दोनों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। यहाँ पे देखो पेयरिंग हो जाएगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 यहाँ पे आ गए, चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। ऐसे ही कोबाल्ट 3+ में देखेंगे तो पेयर हो जाएगा। और Eg पूरा का पूरा खाली है यहाँ पे। Eg खाली होने के वजह से क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो दोनों में मतलब सेकेंड और थर्ड दोनों कॉम्प्लेक्स में इनर ऑर्बिटल बनेगा। तो अब किसको चूज करना है? तो क्वेश्चन में देखो बोला है कि जो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा मीन्स ज्यादा एनर्जी के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा एनर्जी के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अपने को चेक करना है कि किसमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे देखो साइनाइड जो है सेकेंड वाले केस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो साइनाइड के केस में क्या होगा? जब साइनाइड लिगेंड है आयरन के साथ तो उस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, मींस ए वाला जो स्प्लिटिंग एनर्जी है आयरन 3+ के केस में यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो अपना क्वेश्चन इसके हिसाब से देना है, समझे? क्योंकि इस केस में जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा इस केस में। और यहाँ पे देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं √n, n+2 Bm। फॉर्मूला लिखो और n का वैल्यू 1 पुट करो तो आएगा √3 Bm, और इसका वैल्यू होता है 1.73 फॉर मैग्नेटॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैलकुलेट करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 होल फोर्थ 2+ is 2.1 into 10 to the power 13। The overall dissociation constant is y into 10 to the power -14। Then y is। अच्छा यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है, समझे?
और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लिखा है लेकिन यहाँ पे वाई पूछ रहा है। तो देखो जो भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसमें क्या रिलेशन है, जो रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के रिवर्स होगा। अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट का सिंबल बीटा लेते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट में रिवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स होते हैं, समझे। तो यहाँ से देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है 2.1 इंटू 10⁻13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻−13 डिवाइडेड बाई क्या करना है 2.1, तो इसको लिख सकते हैं 10.2.1 इंटू 10⁻14 और इसका वैल्यू आएगा 4.7 इंटू 10⁻14 और क्वेश्चन में दे रखा है इसका वैल्यू है y इंटू 10⁻14। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया 4.7। तो यहाँ पे y का वैल्यू अपने को लिखना है नियरेस्ट इंटीजर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 5। 4.7 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 4.7 का नियरेस्ट इंटीजर है 5। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखना कि डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर होता है 1 अपॉन स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जितना स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट घटेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ कंपाउंड इज। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी बोलेगा मीन्स जो कॉम्प्लेक्स अपने को दिखाई दे रहा है तो कौन ज्यादा इंटेंस दिखाई दे रहा है, मतलब किसका ज्यादा कलर ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखो अगर इंटेंसिटी का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अगर करना हो तो ध्यान में रखना जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा, समझ गए, जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा जो स्प्लिटिंग एनर्जी आता है ऑक्टाहेड्रल ले लो या फिर टेट्राहेड्रल, जिसका स्प्लिटिंग एनर्जी कम, समझ गए, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा, लेस होगा। तो लेस होने का रीजन क्या है, या तो सेंट्रल एटम हो सकता है या फिर लिगेंड हो सकता है। तो अगर लिगेंड से कंपेयर करना हो तो लिगेंड क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी कम आएगा। तो जिस केस में भी स्प्लिटिंग एनर्जी कम आएगा उस केस में इंटेंसिटी ज्यादा आएगा, उस केस में क्या आएगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। तो अगर इस ट्रिक से आंसर करना हो तब तो आंसर तुरंत कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन है, यहाँ पे देखोगे तो तीनों केस में जो कॉम्प्लेक्स लिखा है निकल पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सेंट्रल एटम से तो डिसाइड नहीं करेंगे, लिगेंड से डिसाइड करेंगे। तो सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन है, क्लोराइड, समझ गए। उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कौन है, H2O, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, साइनाइड। तो इंटेंसिटी का ऑर्डर अपने को पता चल गया फोर्थ, समझे। जो सबसे वीक फील्ड लिगेंड होगा उस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगा और इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। थोड़ा इसको समझ लेते हैं लॉजिकल आखिर कैसे हो रहा है। तो देखो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड जो है स्प्लिटिंग कम कराएगा। अगर ऑक्टाहेड्रल की केस ले लो, कोई भी केस ले सकते हैं। तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड जो है स्प्लिटिंग कम कराया, यहाँ पे जो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसके वजह से स्प्लिटिंग कम हो रहा है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा उस लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होगा या फिर बोलो एनर्जी कम होगा, समझे। कम एनर्जी के लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे डी ट्रांजिशन कर रहा है। तो कम एनर्जी के लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो कम एनर्जी के लाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो ज्यादा एनर्जी का होता है, समझे। यहाँ पे अगर लिखते हैं VIBGYOR तो देखो वायलेट इंडिगो बहुत ज्यादा एनर्जी का है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, येलो। ऐसे ही ब्लू कम एनर्जी का है कि ज्यादा एनर्जी का है, ज्यादा एनर्जी का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखो ऑरेंज। और ऐसे ही अगर यहाँ पे ग्रीन की बात करें तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, रेड, समझे। तो यहाँ पे देखो अगर ज्यादा एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एनर्जी का,
तो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर देखो येलो है, कम एनर्जी का। अगर कम एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड, रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा, कम एनर्जी का है, तो उसका कम्प्लीमेंट्री देखो ज्यादा एनर्जी का हो जा रहा है, ग्रीन कलर का। समझे? तो इस लॉजिक को ध्यान में रखना कि कम एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा एनर्जी का दिखेगा, ज्यादा एनर्जी का दिख रहा है मतलब कम एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब किया होगा। तो यहाँ पे देखो वीक फील्ड लिगेंड अगर होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम आएगा, और कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो अपने को ज्यादा ज्यादा एनर्जी का लाइट दिखेगा, मीन्स ज्यादा इंटेंस दिखेगा। समझे? तो यहाँ पे उसी बेसिस पे हम लोग आंसर कर सकते हैं कि फोर्थ वाला करेक्ट है। समझ गए? चलो, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।